हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लॉजिक क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी छात्रों के लिए किसी यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर में और किसी में सेकेंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है इस सब्जेक्ट को, राजनीतिक विचारक वाले सब्जेक्ट को। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हमारा डिस्कशन होगा लेनिन पर, जो कि रूस के एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं। कहाँ के? रूस के, ठीक है ना। तो इन पर हमारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है दोस्तों। इनके सभी जितने भी राजनीतिक विचार रहे हैं उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही साथ में दोस्तों हम इसमें एक नई चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर, और वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था, मार्क्सवादी जो सिद्धांत था उनका राज्य को लेकर के, उसमें इन्होंने कुछ संशोधन करके और एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि ताकि कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था वो रूसी क्रांति के तहत रूस में वो उन विचारों का समावेश किया जा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और जो भी दोस्त पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे द्वारा दोस्तों अभी कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के एक नया अनाउंसमेंट किया जा रहा है। प्रज्ञान हिंदी जी के नाम से एक नया चैनल बना दिया गया है यूट्यूब पर, जहां पर आप सभी को निशुल्क रूप से यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, इन सब की तैयारी बिल्कुल निशुल्क रूप से नोट्स के साथ में करवाई जाएगी आपसे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्रज्ञान हिंदी जी के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। ये आज का हमारा जो लेक्चर होगा ये यूनिट 4 के टॉपिक नंबर सेकंड पर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक सेकंड पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम जो है सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज सभी क्लासेस लेकर आते हैं। कोई भी क्लास इसमें छोड़ी नहीं जाती है, अर्थात कि कोई भी टॉपिक इसमें स्किप नहीं किया जाता है। और यही हमारा उद्देश्य रहा है कि शुरू में ही हम इसीलिए आपको पहले जो सिलेबस होता है वो रिलैक्स करवा देते हैं, जिससे आपको पहले ही मालूम चल जाए कि कौन सा नंबर का टॉपिक कितने नंबर लेक्चर पर आने वाला है, अर्थात कि कौन कौन से टॉपिक इस पूरे सेशन में कवर होने वाले हैं। ठीक है, आज के सारांश की दोस्तों अगर हम बात करें, आज के सारांश की अगर हम बात करें तो सारांश कुछ इस प्रकार से है कि लेनिन जो कि रूस के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं अपने राज्य की व्यवस्था के लिए। तो कुछ दोस्तों हम इन पॉइंटों के माध्यम से, या कहें कि कुछ इनकी व्याख्या के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आई जरा डिस्क्रिप्शन पर। इसके साथ दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूं आपकी कुछ क्लासेस अभी हमारी हम बैठकर ही ले पाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कैमरे की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिस कारण से अभी खड़े होकर नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। तो अभी ज़्यादा थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या करने का कार्य कार्य लेनिन द्वारा किया गया। वह मार्क्सवाद को स्थायी व शाश्वत सिद्धांत न मानकर एक सजीव, प्रगतिशील और परिवर्तनशील दर्शन मानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेनिन ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया जरूर है, लेकिन उन्होंने उसकी पुनर्व्याख्या की, अर्थात उसमें कुछ संशोधन करने के बाद उसे अपनाया है। और संशोधन करते हुए उन्होंने संशोधन करने के पीछे के कारण ये बताए हैं कि कार्ल मार्क्स ने जिस प्रकार से अपने सिद्धांत को स्थायी सिद्धांत बताया कि प्रत्येक परिस्थिति में पूरे विश्व में हर जगह यही स्थिति आने वाली है जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में बताया गया है, तो उसको स्थायी बताया गया है कि पूरे विश्व में यही परिस्थिति आगे चलकर आने वाली है भविष्य में। तो उसी बात को लेकर के आलोचकों ने बहुत ही ज्यादा आलोचना की थी मार्क्स के सिद्धांत की। तो इस आलोचनाओं को, मतलब कहें कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था उसको आलोचनाओं से बचाते हुए उसमें कुछ परिवर्तन किए लेनिन ने। और वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार के रहे। उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्थायी माना, शाश्वत माना, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो स्थायी ना होकर के समय के अनुसार परिवर्तनशील है। क्या है? समय के अनुसार परिवर्तनशील है। ठीक, तो उसने इनमें तात्कालिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करके इसे रूसी क्रांति के अनुकूल बताया है। ठीक है, कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो समय था, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, समय की डिमांड को समझते हुए उसमें कुछ परिवर्तन करके और रूस में जो क्रांति हो रही थी उस समय, साम्यवादी क्रांति, उस क्रांति के अनुकूल बताया है। और उसके कार्यों को कुछ सिद्धांतों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ सिद्धांत आपके सामने ये है दोस्तों। इसमें सिद्धांत नंबर पहला है, इसमें हम 4 प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे जो लेनिन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझ ले
कि लेनिन ने जितने भी विचार प्रकट किए हैं या कहें कि अपनी बुक के माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम से जितने भी विचार इन्होंने दिए हैं, वो सभी विचार नए ना होकर के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का संशोधित रूप है, मतलब परिवर्तित रूप है। उसी में कुछ परिवर्तन करके अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने यहाँ पर किया है। ठीक, तो पहला सिद्धांत तो होगा इनका साम्राज्यवाद का सिद्धांत। दूसरे में बात करेंगे हम क्रांतिकारी मार्क्सवाद का सिद्धांत। तीसरा है सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता। और लास्ट में हम बात करेंगे संसदवाद का विरोध। तो इन चारों सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों, लेनिन के दृष्टिकोण से जो विचार दिए गए थे रूसी क्रांति के समय में रूस की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के, वो ये चारों सिद्धांत इसी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक बात और याद रखिए, शुरू से जब से आप पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, यूरोप के ही सबके सब आपने दार्शनिकों को, यूरोप के दार्शनिकों को अभी तक पढ़ा है आपने, है ना। ये एक ऐसे पहले क्रांतिकारी या कहें कि ऐसे पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने रूस में रहते हुए रूस की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत को लागू किया है। किसके? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को परिवर्तित रूप में लागू किया है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके चारों सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि इस सिद्धांत में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। ये सब देखिए, ये सब देने का मेरा कारण उद्देश्य क्या है कि ये देने से क्या होगा आपका, जैसे कि 2 पॉइंट आपको बता दी यहाँ पर कि हम पहले व्याख्या पर बात करेंगे, उसके बाद निष्कर्ष पर बात करेंगे। और एज इट इज सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी करना है। जब भी आप अंदर डिटेल लिखने जाएं तो उसका इंडेक्स, जिस प्रकार से एक पुस्तक में सामने ऊपर सबसे पहले इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के एक पेज को पढ़ के आप पूरी पुस्तक का पता लगा लेते हैं कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या दिया गया है या क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो वही सेम टू सेम दोस्तों आपकी आंसर राइटिंग के तहत आपकी आंसर शीट में भी इसी प्रकार का इंडेक्स होना भी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको पॉइंट होना चाहिए जिससे कि आप उनको समझा सके, एग्जामिनर को बता सके कि हमने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए हमने किन किन बिंदुओं का इस्तेमाल किया है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं साम्राज्यवाद के सिद्धांत की। तो साम्राज्यवाद के सिद्धांत के को दोस्तों हम 2 बिंदुओं के माध्यम से, कहें कि 2 पॉइंटों के माध्यम से कंप्लीट समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है, साम्राज्यवाद का सिद्धांत क्या है, तो इसको हम नाम देंगे व्याख्या। उसके बाद में इस व्याख्या का हम निष्कर्ष देखेंगे कि दरअसल वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप से हम कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो आइए, तो जो पहला हमारा पॉइंट था साम्राज्यवाद का, पहला जो सिद्धांत साम्राज्यवाद का सिद्धांत, इसके पहले पॉइंट पर हम चलते हैं, व्याख्या को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसमें देख लीजिए कि लेनिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और उस पुस्तक का नाम है द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए थे। आइए जरा अब स्लाइड को पढ़ते हुए अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना। दरअसल आज थोड़ा सा बैठ के पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मुझे भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम बैठकर बहुत कम, ना के बराबर, जब कभी कैमरा प्रॉब्लम देता है तभी बैठकर पढ़ाते हैं, अन्यथा खड़े होकर ही पढ़ाने का एक आनंद ही अलग आता है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट आप भी करना, और कोशिश हम पूरी वही करेंगे कि जिस प्रकार से हम आपको अपने खड़े होकर जिस प्रकार से पढ़ाते थे उसी प्रकार से कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आप अपनी क्लास में फोकस बनाए रखें। ये एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्तों ये हमारा पहला ही लेक्चर है जिसमें हम इस तरह से बैठकर अभी काफी लंबे समय बाद पढ़ा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले हुई थी क्लासेस बैठकर भी, लेकिन इतना लॉन्ग टाइम नहीं हो पाई। ठीक, चलिए आइए स्लाइड पढ़िए मेरे साथ में। व्याख्या के अंतर्गत साम्यवादियों के अनुसार लेनिन की व्याख्या मार्क्सवादी दर्शन को एक मौलिक देन है। क्या है? एक मौलिक देन है। मार्क्सवाद पर लगाए गए आरोपों से मार्क्सवाद की रक्षा करने के लिए लेनिन ने 1916 में साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था नामक पुस्तक लिखी। समझिए, लेनिन ने अपने समय में, उसको हम बोलते हैं तात्कालिक समय, ठीक है ना, तो लेनिन ने अपने समय की जो परिस्थितियां थी राज्य की, उन परिस्थितियों के हिसाब से
एक सिद्धांत को उठाया और वो सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, और उसी सिद्धांत को रूस में जो क्रांति चल रही थी और क्रांति के समय में जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अनुकूल भिड़ाने का प्रयास किया। और कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत को रूस की क्रांति के तहत उस परिस्थिति में बिठाने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य, दो उद्देश्य विशेष करते। एक तो ये भी हो सकता है उनका कि उससे बेहतर अर्थात कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद से बेहतर विचार उस समय किसी और ने प्रतिपादित नहीं किए थे एक साम्यवादी राज्य के लिए। दूसरा ये भी था कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत में कई सारी कमियां होने के कारण उसकी आलोचना बहुत ज्यादा की जाती। तो उन्हीं आलोचनाओं से बचाने के लिए लेनिन ने उस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में कुछ विशेष परिवर्तन किए, और वो परिवर्तन इन्होंने किए 1916 में। और परिवर्तन करके जो अपने विचार लिखे, वो विचार लिखे उन्होंने दोस्तों पूंजीवाद की चरम अवस्था नामक किताब में। इसमें पूंजीवाद की चरम अवस्था। अब इस पूंजीवाद की चरम अवस्था शब्द से यहाँ जरा समझने की कोशिश करें आप लोग। जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे उस समय भी आपने देखा था कि सर्वहारा वर्ग की अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। क्या कहा कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत के तहत कि अंत में अभी पूंजीवादी वर्ग की का आधिपत्य है या सत्ता स्थापित कर रही किसने? पूंजीवादी वर्ग ने। अंत में क्या होगा कि वर्ग संघर्ष होगा जिसमें श्रमिक वर्ग पूंजीवादी वर्ग को पराजित कर देगा और अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा। और जब श्रमिक वर्ग के द्वारा सत्ता स्थापित कर ली जाएगी तो उसी को कहेंगे हम सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। ठीक है ना? तो उस अंतिम अवस्था कौन सी? सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र ही अंतिम अवस्था बताई थी कार्ल मार्क्स ने। तो उसी नाम से इन्होंने यहाँ पर एक किताब लिखी, पूंजीवाद की अंतिम अवस्था या पूंजीवाद की चरम अवस्था। ठीक, इस नाम से एक किताब लिखी और उसी किताब में इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत को परिवर्तित करके अर्थात संशोधन करके उस सिद्धांत में और कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। इस पुस्तक में उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। कौन? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। मतलब ये कि जो पूंजीवादी धारणा भी है बनी हुई है कि पूंजीपति लोगों के हाथ में अभी सत्ता है। तो पूंजीपति वर्ग का अंत कब होगा? जब वहां साम्राज्यवाद भयानक रूप में आ जाएगा, अर्थात कि अपनी अंतिम अवस्था में आ जाएगा। तो पूंजीवाद से साम्राज्यवाद आएगा और साम्राज्यवाद की जब अंतिम अवस्था आएगी उसके बाद ही सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। तो लेनिन के इस सिद्धांत को साम्राज्यवादी पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पूंजीवाद के साथ में साम्राज्यवाद शब्द जोड़ने का जो कार्य किया है वो प्रथम बार लेनिन ने ही किया है। ठीक, कार्ल मार्क्स ने सिर्फ अपने सिद्धांत में पूंजीवाद को ही बोलकर छोड़ दिया था, बाकी अब लेनिन ने पूंजीवाद के साथ में साम्राज्यवाद को भी शामिल कर लिया है। उसने दृढ़ता से यह प्रतिपादित किया कि मार्क्स का सिद्धांत पूरी तरह सही है। साम्राज्यवाद के सिद्धांत द्वारा मार्क्सवाद की आलोचना का लेनिन ने समाधान कर दिया। अर्थात ये कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत में परिवर्तन करने से जो है अब उसकी जो आलोचना की जा रही थी आलोचकों के द्वारा उनका समाधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, उसने बताया कि ब्रिटेन आदि पूंजीवादी देशों में मजदूरों की दशा पहले से अधिक खराब क्यों नहीं हो रही है। लेनिन का मत था कि ब्रिटेन, फ्रांस आदि के उपनिवेशों ने इन देशों के मजदूरों को अधिक निर्धन होने से बचाया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है? लेनिन का कहने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों लेनिन का कहने का अर्थ इन पंक्तियों के माध्यम से ये बन रहा है कि उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो भी साम्राज्यवादी देश है जो उनके समय की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लेनिन ने जब अपने विचार प्रस्तुत किए थे 1900 के दशक में, उस समय की बात है। तो उन्होंने कहा कि जो साम्राज्यवादी देश है उनके मजदूरों की या कहें कि श्रमिकों की जो हालत है या आर्थिक स्थिति है वो अन्य देशों की अपेक्षा मजबूत क्यों है। तो उसके पीछे लेनिन ने तर्क दिया था कि साम्राज्यवादी देशों में जो श्रमिक वर्ग है वो उनकी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि वो साम्राज्यवादी देशों ने
विश्व में कई सारे अपने उपनिवेश बना रखे हैं। उपनिवेश जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था, भारत पर जो है अपना कब्जा जमा रखा था, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। तो ब्रिटेन, जिस प्रकार से ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था, उसी प्रकार से प्रत्येक साम्राज्यवादी देश ने जो है विश्व में अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, और उन उपनिवेशों का शोषण करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था का स्तर वो लोग ऊंचा उठा के रखते थे। इसी कारण से कहा गया कि जो साम्राज्यवादी देश हैं उनके श्रमिकों की जो स्थिति थी, या कहें कि आर्थिक स्थिति थी, वो सुदृढ़ ही बनी रही, उनकी खराब नहीं हुई, बल्कि उपनिवेश देशों की स्थिति अधिक खराब रही थी। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम निष्कर्ष की बात करें इसी में, तो लेनिन के साम्राज्यवाद के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं जो इस प्रकार है। तो देखिए, पहले तो आपने समझा इसको दोस्तों, लेनिन का जो ये व्याख्या हमने की है साम्राज्यवादी सिद्धांत, तो इसका मतलब क्या हुआ, साम्राज्यवाद का सिद्धांत किस प्रकार दिया इन्होंने। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था मार्क्सवाद, उसके साथ में मार्क्सवाद में उसने क्या बात की थी, पूंजीवाद की बात की थी, ठीक है ना। तो पूंजीवाद के साथ इन्होंने साम्राज्यवाद शब्द को जोड़ दिया है। साम्राज्यवाद शब्द को जोड़ देने से हुआ ये कि जो पूरी पूंजीवादी धारणा मार्क्स ने व्यक्त की थी, जिसकी भयानक आलोचना की गई थी, अब ये सिद्धांत आलोचनाओं से बच गया, साम्राज्यवाद जोड़ दिया। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट कहा था कि पूंजीवाद के तुरंत बाद में वर्ग संघर्ष होगा, दोनों वर्ग आपस में लड़ेंगे और श्रमिक वर्ग के हाथों में सत्ता आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लेनिन ने कह दिया कि नहीं साहब, पूंजीवाद की जो चरम अवस्था है, अर्थात जो अंतिम अवस्था है, वो साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद के बाद में जब ऐसी भयानक क्रांतियां होगी, जैसे कि रूस में क्रांति हो रही थी, रूस में क्या हुआ, पूंजीवाद के बाद साम्राज्यवाद आया, साम्राज्यवाद के बाद में वहां पर एक रूसी साम्यवादी क्रांति हुई, और उसी क्रांति के द्वारा ही जो समाजवाद स्थापित हुआ रूस में, है ना। तो उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने अपने साम्राज्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट करके यस बोले। क्लियर होना चाहिए पूरा, है ना, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब इसका निष्कर्ष की बात करें तो कुछ निष्कर्षों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। पूंजीपति पिछड़े देशों में पूंजी लगाते हैं। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार से इस चीज को प्रूव दिया। देखिए कोई अगर कोई सिद्धांत देगा तो भाई उसको प्रूव भी करना पड़ेगा ना, इसे कोरी धारणा तो दे नहीं सकते, कोरे विचार तो प्रस्तुत कर नहीं सकते कि कुछ भी उन्होंने बोल दिया लेकिन है ना उसके पीछे कोई आधार ही नहीं है। तो आधार का होना जरूरी है, बिना आधार के कोई भी चीज यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होती है, कोई भी चीज स्वीकार नहीं होती है, कोई भी सिद्धांत स्वीकार नहीं होगा। इन्होंने इसके पीछे कुछ आधार दिए। उन्होंने कहा कि साहब पूंजीपति लोग जो होते हैं, जो संपत्ति जिनके अधिकतम संपत्ति जिनके पास होती है, वो पिछड़े देशों में अपनी पूंजी लगाते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सही है ना, इनकी धारणा भी बिल्कुल सही थी। इन्होंने कहा कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, वो निर्धन देशों में या पिछड़े हुए देशों में अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन पर राजनीतिक रूप से वहां प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। पिछड़े देशों को राजनीतिक दृष्टि से उपनिवेश बनाने के बाद अधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए उनका शोषण प्रारंभ करते हैं। क्लियर होता है कि भाई अन्य देश से जब कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो उनका प्रयास अधिकतम ये रहता है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए, और जब कोई इन्वेस्टर अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास करेगा, तो अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास करेगा, तो वहां का जो मजदूर वर्ग होगा उसका अपने आप शोषण होने लगेगा, ठीक है। और उस शोषण से, जिससे उपनिवेश के लोगों की निर्धनता बढ़ती जाती है, उपनिवेश के जो लोग होते हैं उनकी निर्धनता बढ़ती जाती है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ओके। इन सब के अलावा पूंजी उद्योगों में लगाने तथा उत्पादित माल की बिक्री करने के लिए बाजार ढूंढने में पूंजीपतियों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है। इस प्रतियोगिता का परिणाम होता है युद्ध। क्या कहा इस पॉइंट में, क्या कहने का प्रयास किया गया है कि पूंजीपति लोग जब उद्योगों में पूंजी लगाते हैं, और जब उद्योगों में अधिकतम पूंजी लगेगी तो वहां पर उन उद्योगों में अधिकतम उत्पादन होगा। अब जब उत्पादन अधिकतम हो चुका है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन या अमेरिका या किसी भी देश को मान लीजिए आप,
कि उसमें उद्योगों का अधिकतम विकास कर दिया गया है, अधिकतम उत्पादन होने लगा है नई नई मशीनें आने से, या अधिकतम उसमें उद्योगों में औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम निवेश करने से वहां पर उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा है। तो अब वो उत्पादन का को कहीं ना कहीं खपाना तो पड़ेगा, बेचना तो पड़ेगा। तो उसी उत्पादन को बेचने के लिए अब वो देश दूसरे देशों में मंडियां तलाश करते हैं, अर्थात दूसरे देशों को अपनी मंडी के रूप में देखते हैं, ठीक है ना, मंडी के रूप में देखते हैं। तो इस मंडी के रूप में देखने में ये जो पूंजीपति लोग जब माफ करना, ये उद्योगपति या कहे कि कोई जो देश जो औद्योगिक राष्ट्र है, वो जब किसी अन्य देश में अपनी प्रोडक्ट को, अपने वस्तुओं को बेचने के लिए जब मार्केट तलाश करता है, अर्थात देश को देखता है, तो उसमें प्रतियोगिता नहीं होती है उन लोगों में, अर्थात उन कंपनियों में प्रतियोगिता नहीं होती है, बल्कि दो देशों के बीच में प्रतियोगिता चलती है, कंपटीशन चलता है, दो देशों के बीच में कंपटीशन चलता है। तो ये दो देशों की भावनाएं आपस में टकराती है। वो जब दो देशों की भावनाएं, दो देशों की सुरक्षा आपस में टकराने लगती है, तब वहां पर एक भयानक परिणाम सामने आने की संभावना रहती है, और वो परिणाम को ही यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, युद्ध, वार, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद मृत प्राय पूंजीवाद है जिसमें अनेक अंतर विरोध है। तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है इसके माध्यम से कि जो साम्राज्यवाद है एक मरा हुआ पूंजीवाद है जिसमें कई सारे अंतर विरोध विद्यमान है जो स्वयं इसे नष्ट करने में सहायक होंगे। तो लेनिन ने जो साम्राज्यवाद शब्द इस्तेमाल किया है ना, तो उन्होंने कहा है कि जब पूंजीवाद का विकास होगा तो उस देश में, राज्य में साम्राज्यवाद आएगा, और वो साम्राज्यवाद जब आएगा तो साम्राज्यवाद में इतने अंतर विरोध मतलब कि आपस में राज्य के अंदर ही इतने संघर्ष होने लगेंगे कि वो खुद अपने आप में विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। कैसे कि साम्राज्यवाद का पहला अंतर विरोध क्या किसे कहा उन्होंने, पूंजी और श्रम को। पूंजी और श्रम के बीच में जो विरोध है उसको कहने का प्रयास किया है कि पूंजी और श्रम के बीच में, इनके बीच में अंतर पाया जाता है। पूंजीपति निरंतर श्रमिकों का शोषण करने की प्रवृत्ति रखते हैं जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण उपनिवेशों के श्रमिक वर्ग की चेतना बढ़ेगी और वे शोषण से अपनी मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है ना। साम्राज्यवाद का और दूसरा अंतर विरोध की अगर हम बात करें तो वो है साम्राज्यवादी शक्ति और उद्योगपतियों के बीच में अंतर्द्वंद। तो एक तरफ तो आ चुका है कि उद्योगपति अर्थात कि साम्राज्यवादी शक्ति, अन्य देश वाले जो उद्योग जो माल खपा रहे हैं अन्य देश में, वो और श्रमिक वर्ग, इन दोनों के बीच में अंतर्विरोध पनपेगा। और साथ ही साथ में अधिक उत्पादन करने से अंतरराष्ट्रीय मंडियों में जब माल बेचेंगे तो दो देशों के बीच में टकराव होगा, तो अंतरराष्ट्रीय अंतर्विरोध होगा। तो ये दो विशेष इन्होंने कारण बताए थे पूंजीपति या कहें कि साम्राज्यवाद की समाप्ति की ओर जो कदम इन्होंने बढ़ाए थे उसके तहत, ठीक है। तो दोस्तों ये था पहला साम्राज्यवादी विचार, साम्राज्यवादी सिद्धांत। इसमें निष्कर्ष में और कुछ लाइनें हैं। ये साम्राज्यवादी देशों के मध्य युद्ध को जन्म देती है और युद्ध साम्राज्यवादियों के विनाश का कारण बनते हैं। युद्ध मालिक और मजदूर के बीच की अंतिम डोर को तोड़ देता है जो मजदूरों को अपने मालिकों से बांध के रखती, ठीक है। इसके अलावा अब श्रमिक वर्ग अपने सामाजिक लाभ के लिए वर्ग कब, जब पूरा ये साम्राज्यवाद जब पूरे दोस्तों ये साम्राज्यवादी देश है ये युद्ध की भट्टी में झुक जाएंगे या कहें कि युद्ध में लग जाएंगे, युद्ध प्रारंभ कर देंगे आपस में। तो इससे क्या होगा कि जो श्रमिक वर्ग है उनके अंदर जो चेतना है आपसी सहयोग की वो बढ़ेगी। श्रमिक वर्ग के हित की जो चेतना उनके अंदर है उसमें विकास होगा, वो बढ़ेगी। उस श्रमिक वर्ग के जो श्रमिक वर्ग है वो सामूहिक लाभ की ओर अग्रसर होगा या आकर्षित होगा। अब वो ये सोचेगा कि देखिए जब क्या होता है कि जब राज्य किसी अन्य देश से युद्ध लड़ेगा तो उससे एक वर्ग चेतना समाज में पहुंचती है और उसी चेतना के माध्यम से समाज का भी विकास होता है। तो वो समाज के विकास के अंतर्गत ही वो अब जो श्रमिक वर्ग है वो अपने विकास के लिए या कहें कि अपने स्वयं के हित के लिए, पूरे सामाजिक हित के लिए आकर्षित होगा। और अब वो ये चाहेगा कि भाई, जिसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लें कि भारत की जनता है, भारत अगर किसी अन्य देश से युद्ध करने जा रहा है, जैसे कि किसी भी देश का आप मान लीजिए, आपके अंदर सोच लीजिए किस देश से आप लड़ना चाहते हो, उस देश से मान लीजिए भारत युद्ध कर रहा है। तो अब वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ सालों पहले की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो अब उस समय में अगर राज्य चाहता है कि इसमें मजदूर वर्ग भी हमारा साथ दे, तो मजदूर वर्ग भी वहां पर सामने कंडीशन रख देगा, किसके सामने, राज्य के सामने ये कंडीशन रख देगा कि साहब अब आप जो अन्य देश के साथ युद्ध कर रहे हैं, अगर जीत गए, युद्ध जीतने के बाद में जो वहां से संपत्ति मिलेगी या जो भी आप वहां से अर्जित करोगे उसका कुछ हिस्सा हमें भी प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन है अब वो रखना चालू कर देंगे और इसी से अब उनका प्रभाव अर्थात श्रमिक वर्ग का राज्य पर प्रभाव जमना प्रारंभ हो जाएगा। अब वे समूचे वर्ग के लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब साम्राज्यवाद के तुरंत बाद ही श्रमिक वर्ग की सत्ता स्थापित हो जाएगी। ये कहना किसका था, लेनिन का। ठीक है, तो लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम मंजिल है, बिल्कुल सही है, और साम्राज्यवाद नष्ट होने जा रहा है। इनमें मजदूर पूंजीवाद का विनाश करके साम्यवाद की स्थापना करते हैं। इस प्रकार लेनिन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि मार्क्स का सिद्धांत बिल्कुल ठीक था, पूंजीवाद का पतन जरूरी है। अब वर्ग संघर्ष एक राज्य की बजाय संपूर्ण विश्व में होगा। क्या कहा इन्होंने, एक नई धारणा व्यक्त की कि जो वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स ने एक राज्य के अंदर बताया था, अब वो एक राज्य में ना होकर के बल्कि पूरे विश्व में अब वो सब वर्ग संघर्ष होगा। व्यक्तियों के बजाय देश में होगा, पूरे विश्व में वर्ग संघर्ष होगा। व्यक्तियों की बजाय अब किस में होगा, दो देशों के बीच में होगा, अमीर देशों और गरीब देशों के बीच में होगा, साम्राज्यवादी देशों और विकसित देशों के बीच में होगा। ठीक है, अविकसित देशों के बीच में। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूव करने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो अगला सिद्धांत है दोस्तों, वो है हमारे क्रांतिकारी मार्क्सवाद का सिद्धांत। क्या है, क्रांतिकारी मार्क्सवाद का सिद्धांत। तो क्रांतिकारी मार्क्सवाद के सिद्धांत के अंतर्गत भी दोस्तों हम दो बातों को देखेंगे। सबसे पहले व्याख्या देखेंगे, व्याख्या के तुरंत बाद में इसकी विशेषताओं पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको भी समझ लेते हैं जरा, कुछ समय जरा वक्त लगेगा, इसमें छोटा ही है। लेनिन ने दोस्तों जो अपना दूसरा सिद्धांत दिया है, लेनिन जो दूसरा सिद्धांत दिया है क्रांतिकारी मार्क्सवाद का सिद्धांत, इसमें क्या देखिए, लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में लिखा है कि उसका उद्देश्य मार्क्स की शिक्षाओं का पुनरुत्थान करना था। उसने इसे दो प्रकार से किया। एक तो उसने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की नवीन परिस्थितियों में व्याख्या की, और दूसरा उसने ये प्रतिपादित किया कि समाजवाद की स्थापना क्रांतिकारी साधनों से ही हो सकती है। तो अब जरा इस पहले पॉइंट पर फोकस कीजिए आप लोग, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। क्या कहा लेनिन ने, अपनी कौन सी पुस्तक दोस्तों, ये पुस्तक का नाम विशेषकर याद रखें आप लोग, एग्जाम में दरअसल पूछ लिया जाता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में इन्होंने लिखा है कि मार्क्स की शिक्षाओं का पुनरुत्थान किया उन्होंने, उसमें संशोधन करके और कुछ अपने तथ्यों को रखा, अपने विचारों को रखा, और इन विचारों के अंतर्गत उसने दो प्रकार के विशेष करके विचार रखे हैं। क्या क्या है, उसने एक तो मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ा है ना आप लोगों ने कार्ल मार्क्स के सेशन में, तो उसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को में संशोधन किया, नई परिस्थितियों के अनुसार कुछ नए तथ्यों का समावेश किया, अर्थात नए तथ्य जोड़े। और दूसरे की अगर बात करें तो उसने ये प्रतिपादित किया कि समाजवाद की स्थापना क्रांतिकारी साधनों से ही हो सकती है। दैट्स ऑल, किससे, क्रांतिकारी साधनों से। ठीक है ना, अब समाजवाद की स्थापना क्रांति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से नहीं हो सकती। उसने मार्क्स की शिक्षाओं के क्रांतिकारी स्वरूप पर बल दिया है। उसने मार्क्सवाद को क्रांति के दर्शन में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वह एक महान क्रांतिकारी होने के साथ ही क्रांतिकारी स्वरूप का प्रबल समर्थक भी था। ठीक है, तो इस व्याख्या से तो हमें पूरी तरह से ये प्रतीत होता है कि इन्होंने पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स के जितनी जो सिद्धांत में जो विशेषताएं दी गई थी उन सभी विशेषताओं को अपना लिया था, उसमें कुछ भी अछूता नहीं था। इन सब के अलावा जो परिस्थितियों के अनुसार जो डिमांड थी, जो कहते हैं ना कि समय की जो जरूरत थी, समय की डिमांड थी, उस समय की डिमांड के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उसने उस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन भी किया। किसमें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किया, लेकिन प्रत्येक चरण से, प्रत्येक दृष्टि से वो कार्ल मार्क्स के जो प्रतिद्वंद की बात होती थी उस प्रतिद्वंद को वो पूरी तरह से समर्थन करता था। ठीक है, पूरी तरह से समर्थन करता था। तो अब कारण क्या था,
कि मैंने पहले भी आप जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि लेनिन एक क्रांतिकारी विचारक होने के साथ ही राजनीतिक विचारक रहे। ठीक है, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। तो इसी कारण से इन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को महत्व दिया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं जरा। इसी क्रांतिकारी मार्क्सवाद का सिद्धांत की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इन विशेषताओं के अंतर्गत हम 3 पॉइंटों में इसकी विशेषताओं को देखेंगे। क्रांति की अनिवार्यता, क्रांति की रणनीति, साम्यवादी दल। ये 3 बिंदु है, 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट के माध्यम से इसको समझेंगे। क्या है पहला, क्रांति की अनिवार्यता, मतलब श्रमिक वर्ग की सत्ता स्थापित करने के लिए क्रांति होना जरूरी है। ये हो गया क्रांति की अनिवार्यता। दूसरा, क्रांति की रणनीति, कि जो क्रांति की जानी है वो कैसे हो, उसकी पूरी रणनीति भी उन्होंने बताई। इसके अलावा साम्यवादी दल, साम्यवादी दल कैसा होना चाहिए, क्यों कि भाई जब जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो पूरा सिद्धांत ही साम्यवाद पर स्थापित है, साम्यवादी विचारों पर आधारित है। तो उन्हीं साम्यवादी विचारों पर आधारित है। तो जो भी साम्यवादी विचारों की स्थापना करेगा राज्य में, तो उसके लिए एक दल भी होना जरूरी है जो कि साम्यवादी विचारों का एक दल होगा। ठीक है ना। तो इन 3 बातों पर यहाँ पर डिस्कस किया गया। चलिए आइए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। लेनिन क्रांति की अनिवार्यता में विश्वास करता था, मतलब कि लेनिन ने पूरी तरह से वो स्पष्ट कर दिया था कि क्रांति होना जरूरी है। बिना क्रांति के यहाँ स्वतंत्रता या कहें कि सर्वहारा वर्ग का की सत्ता स्थापित करना संभव नहीं है बिना क्रांति के, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए उस समय में जो है रूस में भी क्रांति चल रही थी, और रूस में जो क्रांति चल रही थी उस क्रांति को कहीं ना कहीं लेनिन इसी का परिणाम मानते थे। किसका, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ही परिणाम मानते थे साम्यवादी क्रांति को जो रूस में हो रही थी उस समय। ठीक है ना। तो कुछ मार्क्सवादियों का मानना था कि समाजवादी क्रांति एक बड़ी घटना होगी और इसी में पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा। क्या कहा था इन्होंने, इन्होंने कहा था कि समाजवादी जो क्रांति है ये एक इतनी बड़ी क्रांति होगी कि पूरे पूंजीवाद को निगल जाएगी, अर्थात पूरे पूंजीवाद को समाप्त कर देगी, है ना। तो लेनिन ने इस बात का खंडन किया। उसके अनुसार समाजवादी क्रांति के कारण राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल प्रारंभ होगी। इसमें तीव्र वर्ग संघर्ष, गृह युद्ध व क्रांतियां आदि ये सब होंगी। क्लियर हुआ। लेनिन ने क्या कहा, क्रांति अनिवार्य है, बिना क्रांति के पूंजीवादी वर्ग को समाप्त नहीं किया जा सकता या पूंजीवादी वर्ग से सत्ता को नहीं लिया जा सकता। इसलिए उन्होंने क्रांति को आवश्यक बताया। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने दोस्तों क्रांति को अंतिम दौर बताया था, उसी प्रकार से उसका खंडन किया। क्यों, क्योंकि उसकी आलोचना काफी ज्यादा हुई थी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की, है ना, उससे अंतिम अवस्था की, कि जो वर्ग संघर्ष है वो अंतिम अवस्था होगी, इसकी काफी आलोचना हुई। तो उसी आलोचना को से बचाने के लिए सिद्धांत को लेनिन ने यहाँ पर कार्ल मार्क्स की इस विचार का खंडन किया। वो खंडन करके आगे उन्होंने कहा कि जो ये साम्यवादी क्रांति होगी ना, ये क्रांति राजनीतिक और आर्थिक रूप से उथल पुथल मचा देगी। क्या राजनीतिक और आर्थिक, मतलब राजनीतिक उथल पुथल कैसे होगी कि वो शासन को गिरा करके दूसरी सत्ता स्थापित होगी, ये राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगी। आर्थिक उथल पुथल किस प्रकार से होगी, देखिए जब क्रांति होती है तो कई सारे नुकसान भी होते हैं, तो आर्थिक उथल पुथल भी वहां पर होने होगी। ठीक है ना, तो होगी। और इसमें तीव्र वर्ग संघर्ष होगा, गृह युद्ध होगा, राज्य के अंदर ही युद्ध चलेंगे, कई सारी क्रांतियां होंगी, ये सब उथल पुथल चलती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट है क्रांति की रणनीति। भाई क्रांति की रणनीति, तो लेनिन एक महान क्रांतिकारी थे, वह कोरा सिद्धांत वेत्ता नहीं था। क्या कहा उन्होंने, इनका कहना है कि जो लेनिन जो थे वो एक महान क्रांतिकारी होने के साथ ही साथ में वो बहुत अच्छे विचारक भी थे। इस कारण से उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत कोई कोरे सिद्धांत नहीं है, बल्कि हर सिद्धांत के पीछे उन्होंने तर्क दिया है। एक राजनीतिक सक्रियतावादी थे, उसके अनुसार सिद्धांत तो कार्यवाही के औचित्य को प्रकट करने वाले उपकरण मात्र होते हैं। क्या कहा उन्होंने कि जो सिद्धांत दिए जा रहे हैं वो सिर्फ कार्यवाही जो कार्यवाही की जा रही ना, उस कार्यवाही के का स्वरूप को दिखाने के लिए आवश्यक होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता ये। बल्कि लेनिन के अनुसार क्रांति करना एक कला है। क्या है, एक कला है, इसके कुछ नियम होते हैं और इन नियमों में पारंगत व्यक्ति ही क्रांति को सफल बना सकता है।
ठीक है, तो इस प्रकार के उनके कुछ विचार थे। साम्यवादी दल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेनिन ने साम्यवादी दल के संगठन एवं कार्य के लिए प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को जन्म दिया। तो इन्होंने कहा कि साम्यवादी दल के लिए एक प्रजातांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत होना चाहिए। और इस सिद्धांत के अनुसार पार्टी संगठन में नीचे की इकाइयों से लगातार सबसे ऊंची इकाइयों तक प्रत्येक में चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो एक कर्मचारियों की स्टेज होती है, या कहें कि एक राज्य में जो इकाइयां, विभिन्न इकाइयां होती है शासन को संचालन करने के लिए, उन इकाइयों में जो स्टेज होती है ऊपर से नीचे तक की, उसमें जो शक्ति का वितरण किया जाना है, उत्तरदायित्व का जो वितरण किया जाना है दोस्तों, वो नीचे से ऊपर की इकाइयों में होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा कर्मचारी, उसके बाद उसका बड़ा कर्मचारी, फिर उससे और बड़ा कर्मचारी, इस प्रकार से स्टेज चलनी चाहिए। तो प्रत्येक जैसे चुनाव होते हैं, तो चुनाव में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। कौन सी? नीचे से ऊपर की प्रक्रिया की। तो नीचे की इकाई ऊपर की इकाई का निर्वाचन करे। कौन? नीचे की जो इकाई है, जो नीचे की ये इकाइयां हैं दोस्तों, विभिन्न इकाइयां, ये सब मिलकर के अपने से ऊपर की इकाई का चुनाव करेगी। फिर ये ऊपर की इकाइयां मिलकर के अपने से ऊपर की इकाई का चुनाव करेगी। ठीक है ना, ये निर्वाचन करे। ये पूर्ण प्रजातांत्रिक पद्धति है, परंतु यह प्रजातांत्रिक पद्धति केंद्रवाद पर आधारित है। किस पर? केंद्रवाद पर आधारित है, अर्थात कि इस केंद्र पर आधारित है। एक केंद्र स्थापित लास्ट में हो जाएगा। इसका अर्थ है कि साम्यवादी दल ही हर नीचे की इकाई ऊपर की इकाई के आदेश मानने के लिए बाध्य होगी। कौन? साम्यवादी दल ही नीचे की इकाई जो है ऊपर की इकाई के आदेश मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों सिद्धांत क्लियर हुआ? आपको समझ आए? क्लियर होते चलना है ना, क्लियर होते चलना है। हाँ, कुछ दोस्तों को थोड़ी प्रॉब्लम इसमें जरूर आ रही होगी। कारण है कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इनको पहली बार ही इसे पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन पहली बार ही कर रहे हैं, लेनिन को पहली बार पढ़ रहे हैं। एक बार और अगर आप इसी लेक्चर को रिपीट कर लेंगे, और रिपीट करने के बाद में तुरंत बाद जब आप इसे अपनी बुक में पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट पर हम बात करेंगे दोस्तों, सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता। अब यहाँ देखिए, इस पे तो हमारी काफी चर्चा पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता मतलब कि सर्वहारा वर्ग अर्थात कि जो श्रमिक वर्ग है उसके हाथ में सत्ता आ जाना। तो इसके संबंध में लेनिन ने क्या कहा, फटाफट इनके विचारों को हम जान लेते हैं। लेनिन की शुरू से ही कोशिश रही थी कि वह मार्क्सवाद को सामाजिक क्रांति के दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करे और उसे संशोधनवादी तथा विकासवादी समाजवाद की जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उनसे मुक्त कर दे। तो क्या क्या कहा इन्होंने इस बारे में, इस मामले में? तो लेनिन के राज्य सिद्धांत का संबंध है वर्ग संघर्ष को प्रकट करना। क्या कहा उन्होंने कि लेनिन ने जो सिद्धांत दिया है उसका क्या उद्देश्य है, क्या संबंध है उसका, कि वर्ग संघर्ष को प्रकट करना। वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, वर्ग संघर्ष का समाधान केवल वर्ग विहीन समाज में ही हो सकता है। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि साहब, जब तक एक ऐसी समाज ना हो जिसमें कोई वर्ग ना हो, तब तक ये वर्ग संघर्ष चलता रहेगा। ठीक है, तो पूंजीवादी वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है, इसलिए संभव है कि इस वर्ग को शक्ति के द्वारा पद से हटा दिया जाए। शक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा। तो शक्ति के द्वारा पद से हटाने का मतलब क्या हुआ कि क्रांति करके जो सर्वहारा वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसके द्वारा क्रांति करके और इस पूंजीवादी वर्ग को हटा दिया जाए और सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। इससे शांतिपूर्ण सामाजिक विकास का कोई सिद्धांत या फिर वर्ग संघर्ष को दूर करने की कोई नीति केवल भ्रम है। ठीक है ना, श्रमिक वर्ग क्रांति के द्वारा पूंजीवादी राज्य को उखाड़ देगा। इसके बाद वह संक्रमणकालीन राज्य की स्थापना करेगा। यह राज्य सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा। क्या होगा, क्या कहा इन्होंने? इनको जरा ठीक से पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, जो स्लाइड में आपके लिए ये सब लेके आ रहा हूं, जो मैं ये खुद ही टाइप करवाता हूं इसको, है ना। तो दोस्तों ये इसमें जो शब्द है ना, इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको समझना है, और इतने ज्यादा आसान भी नहीं रहे कि आपकी जो आंसर राइटिंग है, जो लैंग्वेज है, उसको खराब करते। इसको मैंने एक मध्यम रूप देने की कोशिश की है। इसमें ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है कि किताबों की जो जटिलता है उससे मुक्ति पाई जा सके, लेकिन हमारी लैंग्वेज इतनी भी सस्ती ना हो कि हमारे नंबर काट ली जाए। इस कारण से कुछ प्रोफेशनलिटी हमने इस लैंग्वेज में रखी हुई है। जब आप अगर थोड़ा सा आराम से शांत दिमाग से इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा एक बार पढ़ने में ही आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा।
इसी प्रकार का ये कंटेंट है इस दोस्तों। और हमारी विशेषता भी कंटेंट की, और कंटेंट के ऊपर जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं आपको पूरे विस्तार से, वही हमारी विशेषता है। ठीक, तो अब आइए वापस से, इन्होंने क्या कहा लेनिन ने कि जो श्रमिक वर्ग है दोस्तों, क्रांति के द्वारा पूंजीवादी राज्य को उखाड़ देगा, जो पूंजीवादी राज्य है उसको समाप्त कर देगा, और इसके बाद में संक्रमणकालीन राज्य की स्थापना होगी, और राज्य में सर्वहारा वर्ग का ही राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों छोटे छोटे सिद्धांत हैं, कुछ विशेष बड़े नहीं है, ये छोटे छोटे ही है। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे एक लास्ट है संसदवाद का विरोध। संसदवाद का विरोध, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें संसदवाद का विरोध किया गया, मतलब संसद का ही विरोध किया गया है। एक राज्य जो सरकार होती है, सरकार जो संसद के द्वारा निर्वाचित होती है, जो संसद के द्वारा मतलब कि एक राज्य संचालन के लिए जो संसद का स्थापना की जाती है ना, उस संसदवाद का इन्होंने विरोध किया है लेनिन ने। और क्या कहा है जरा सुनिए। लेनिन संसदीय शासन प्रणाली और प्रतिनिधि लोकतंत्र का विरोधी था। प्रतिनिधि लोकतंत्र का, अच्छा अब इस शब्द से दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की यहाँ बात की जा रही है, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है या नहीं। यस और नो में आपको दोस्तों आंसर देना है इसका, यस और नो में। ठीक है, यस और नो में आपको आंसर देना है इसका, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है या नहीं। ठीक है, तो लेनिन का कहना था कि जो संसदीय शासन प्रणाली और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो राज्य में नहीं होना चाहिए। उसने संसदीय प्रथाओं की निंदा की और उन्हें पूंजीवादी नियंत्रण का साधन बताया। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो संसदीय व्यवस्था है इसमें लाखों कमियां हैं, और जो संसदीय व्यवस्था है वो पूंजीवादी वर्ग की कठपुतली है, मतलब पूंजीवादी वर्ग के नियंत्रण में ही वो रहती है हमेशा। जो निर्धन या मजदूर वर्ग है वो संसद पर नियंत्रण स्थापित कर ही नहीं पाएगा। इस कारण से उन्होंने संसदवाद का विरोध किया था, या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहे उसका विरोध किया। ठीक है, उसका कहना था कि संसदीय प्रथाओं, संसदीय संस्थाओं का मजदूरों के लिए कोई महत्व नहीं है। संसद को आम जनता को बेवकूफ बनाने की बकवास करने के लिए छोड़ दिया गया है। संसदीय व्यवस्था की सारी बुराइयां असली संसद के बनने से पहले ही जाहिर हो गई। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने खुले शब्दों में संसदवाद का विरोध किया है कि संसदीय व्यवस्था नहीं होना चाहिए। संसदीय व्यवस्था से जो श्रमिक वर्ग या कहें कि निर्धन वर्ग है उसके कोई भी हित संसद में समाहित नहीं होते हैं। जो संसद पूरा जो अपना कार्य करती है या जिसके नियंत्रण में कार्य करती है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी वर्ग के नियंत्रण में ही कार्य करती है। ठीक है, इस कारण से उन्होंने संसद का विरोध किया, प्रतिनिधि लोकतंत्र का विरोध किया। सवाल आपका है कि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है या नहीं। यस और नो में आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, जस्ट अभी देना है राइट नाउ। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ में ये हमारे लेनिन के कंसेप्ट क्लियर हुए। इसके बाद दोस्तों हम अब बात करेंगे एम एन राय पर। एम एन राय के पर हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर एम एन राय पर होगा, बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। बताइएगा मुझे, दरअसल आज ही ये दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं काफी लंबे समय के बाद में बैठकर क्लास ली गई है आपकी। कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही दोस्तों? कन्वेंस या कहें कि एक्सप्लेन करने में मैंने पूरा प्रयास किया है, जहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कुछ समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।